Good afternoon, all of my friends and students. This is चाणक्य फिजिक्स लेक्चर 11। आज हम आपको सेलों के समूहन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के विषय में बताएंगे। तो सेलों का समूहन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित समूहन के विषय में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सेल क्या होता है। तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका कुछ ईएमएफ विद्युत वाहक बल होता है और कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में लगे हुए हों तो इस प्रकार से हम उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये n सेल है हमारा जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और यह एक बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। एक बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी ये हमको निकालना है कि ये बाह्य परिपथ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सेलों का श्रेणी क्रम समूहन है तो विद्युत धारा निकालने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। I बराबर D/R। तो कुल विद्युत वाहक बल ही यहाँ पर हमारा विभवांतर का स्रोत होगा और कुल आंतरिक प्रतिरोध देख लेंगे। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर हम यहाँ देखते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध तो कितना होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध? ये देखिए n सेल है जिसमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और n सेल है तो r प्लस r nr हो जाएगा। r प्लस r n बार आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा nr हो जाएगा। और बाह्य प्रतिरोध क्या होगा? बाह्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि कैपिटल R जो है ये इससे बाह्यता जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें तो ये इससे श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा इस सर्किट का, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? दोनों का योगफल हो जाएगा। ये हो जाएगा nr प्लस कैपिटल R हो जाएगा। अब अगर हम कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो ये जितने भी सेल हैं सब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो कुल ईएमएफ की बात करें, कुल विद्युत वाहक बल की, तो ये हो जाएगा प्रत्येक सेल का जुट जाएगा तो E प्लस ई ये क्या हो जाएगा? NE हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ जो विद्युत धारा इस सर्किट पे प्रवाहित होगी वो क्या होगा? विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध। कुल EMF हमारा कितना है बटे कुल प्रतिरोध। तो ये हमारा हो जाएगा कुल EMF NE बटे कुल प्रतिरोध हो जाएगा nr प्लस R। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम समूहन में अगर n सेल लगे हुए हों तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा I का जो परिमाप आएगा वो NE डिवाइडेड बाय nr प्लस R आएगा। यदि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में ये बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा होगा आंतरिक प्रतिरोध से, यानी कि ये बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध से जब बहुत बड़ा होगा तो इस nr को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं और nr प्लस R जो है वो सिर्फ R के बराबर होगा। तो वैसी स्थिति में I जो हमारा होगा वो NE डिवाइड बाय R हो जाएगा। यदि बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा होगा आंतरिक प्रतिरोध से तो I हमारा हो जाएगा NE/R हो जाएगा। लेकिन यदि nr जो है वो बहुत बड़ा होगा R से। अब हम विपरीत देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगा तो ये हमारा I जो है इसमें हम R को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो बचेगा क्या? nr बचेगा। तो ऊपर हो जाएगा NE डिवाइड बाय nr। ये n और n कैंसिल हो जाएगा और I हमारा हो जाएगा E/R। इसका मतलब ये हुआ कि जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा होगा तो I का जो मान आएगा वो E/R आएगा, अर्थात वो एक सेल की तरह काम करेगा, एक ही सेल की तरह काम करेगा। लेकिन यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा होगा तो ये सारे सेल जो है वो आपस में जुट जाएंगे, NE/R होगा। अब हम आते हैं सेलों के समांतर क्रम समूहन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यही सेल जो है हमारा
वो समांतर क्रम में एक दूसरे से अलग अलग तारों से जुड़े होंगे, अलग अलग तारों से जुड़े होंगे। और ये समांतर क्रम में यदि m सेल है, प्रत्येक का EMF E और आंतरिक प्रतिरोध R है, और इसके थ्रू बाह्य परिपथ से एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। इसके थ्रू बाह्य परिपथ से एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। तो हमको प्राप्त करना है कि यहाँ पर बाह्य परिपथ में प्रवाहित करंट क्या। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में ये R जो n प्रतिरोध है वो भी जुड़ा रहेगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए? कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध पिछले क्लास में हमने बताया था M/R हो जाता है, ठीक है। और बाह्य प्रतिरोध कितना है R, तो बताइए कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये इससे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो दोनों जुट जाएगा, तो कुल प्रतिरोध जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? M/R प्लस कैपिटल R हो जाएगा। अब जरा हम EMF की बात करें तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है वो नहीं बदलता, तो कुल EMF हमारा क्या हो जाएगा? एक सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। तो कुल EMF कितना हो जाएगा? एक सेल के EMF E के बराबर हो जाएगा। अब जरा हम यहाँ पर I निकालते हैं, यानी कि विद्युत धारा इस सर्किट से कितनी प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर हमारे पास सूत्र है कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध, कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल EMF हमारा कितना है? ये हमारा E है, और कुल प्रतिरोध MR प्लस R है, सॉरी ये R/M हो जाएगा। प्रतिरोध जब हम उलटते हैं तो ये R/M हो जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? R/M हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल EMF की बात करें तो E डिवाइड बाय M R प्लस M इंटू कैपिटल R, ये M ऊपर चला जाएगा, तो M E डिवाइड बाय R प्लस MR, ये हमारा कुल जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। कुल विद्युत धारा इसमें कितनी प्रवाहित होगी? I बराबर ME डिवाइड बाय R प्लस M इंटू कैपिटल R। यदि ये MR जो है, MR हमारा बाह्य प्रतिरोध है, ये बहुत बहुत बड़ा होगा इस स्मॉल r से। ये स्मॉल r हमारा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो बताइए I क्या हो जाएगा हमारा? ME डिवाइड बाय R हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी ME, R हमारा बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? M इंटू R हो जाएगा, M और M कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा I जो आएगा विद्युत धारा वो E बटे R आ जाएगा। लेकिन यदि ये हमारा MR ये आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत बहुत छोटा होगा, तब जाके I जो है हमारा M इंटू E डिवाइड बाय R आएगा, ये MR हमारा नगण्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस व्यंजक को देखेंगे। यदि बाह्य प्रतिरोध का M गुना आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बहुत बड़ा होगा, जनरली यही केस होता है, तो I बराबर E बाय R होगा। किंतु यदि इसके विपरीत होगा तो I बराबर ME डिवाइड बाय स्मॉल r होगा। अब हम सेलों के मिश्रित समूहन, मिक्स कॉम्बिनेशन के विषय में, मिक्स ग्रुपिंग के विषय में देखेंगे। तो मिक्स ग्रुपिंग में यदि हम देखें कि N सेल जो है, N सेल एक रो में यानी श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे जो है हमारे M, ऐसे ऐसे जो है हमारे M रोज हैं, M रो हैं ऐसे ऐसे हमारे, तो M सेल जो है वो हमारे किसमें? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। N सेल श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और M सेल समांतर क्रम में लगे हुए हैं, और इस परिपथ से होके एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। तो हमको इस परिपथ में कितनी धारा I प्रवाहित होगी ये ज्ञात करना है। अभी तक हम देख चुके हैं कि I प्राप्त करने के लिए हमको कुल EMF और कुल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का योगफल चाहिए होता है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर एक रो का हम निकालते हैं तो यहाँ पर N सेल एक रो में है, तो एक रो का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू स्मॉल r,
लेकिन ऐसे ऐसे चूंकि m सेल है तो हमारे पास कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो एक सेल का आंतरिक, एक रो का आंतरिक प्रतिरोध बटे कुल m रो है हमारे पास, कितना हो जाएगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करें हम, कुल आंतरिक प्रतिरोध की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक रो का आंतरिक प्रतिरोध अगर हमारे पास NR आया और ऐसे ऐसे m रो है हमारे पास, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारा हो जाएगा NR डिवाइड बाय m। और अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस प्रतिरोध से ये बाह्य प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो R प्लस NR डिवाइड बाय m हो जाएगा। अगर हम कुल EMF की बात करें तो ये सेल चूंकि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो प्रत्येक सेल का EMF का योगफल हो जाएगा, यानी कि एक रो का EMF हो जाएगा N इंटू E। लेकिन समांतर क्रम में हम जानते हैं कि विभवांतर चेंज नहीं होता है, तो प्रत्येक सेल का विभवांतर उतना ही हो जाएगा। तो कुल EMF की अगर हम बात करें, कुल EMF की बात करें तो ये NE यानी एक रो के EMF के बराबर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुल विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा I जो है हमारा क्या हो जाएगा, कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध, कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध, ये ओम के नियम से आता है हमारा। तो कुल EMF बताइए यहाँ पर कितना है, I बराबर कुल EMF हमको कितना आया N इंटू E, और कुल प्रतिरोध हमारा कितना आया R प्लस NR स्मॉल r डिवाइड बाय M। अगर हम इसको वितरित करते हैं तो ये हो जाएगा NE ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे ये M हो जाएगा और ये हो जाएगा MR प्लस NR। तो यहाँ पर I बताइए, ये M हमारा ऊपर चला जाएगा तो M N E डिवाइड बाय MR प्लस NR। तो इस प्रकार से अगर हम मिश्रित समूहन करते हैं तो हमारा कुल विद्युत धारा जो है वो MNE डिवाइड बाय प्रतिरोध MR प्लस NR हो जाएगा। तो धारा का मान अगर हमको अधिकतम करना है, अब हम देखते हैं कि धारा का मान अधिकतम करना है, यानी I इक्वल टू I मैक्स अगर हमको करना है, धारा का मान अधिकतम करना है, तो इसमें ये जो हर में राशि है उसका मान न्यूनतम होना चाहिए, यानी MR प्लस NR का मान न्यूनतम होना चाहिए। अब न्यूनतम मान के लिए दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो हम इसका dy बाई dx बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है, और एक जो है न्यूनतम मान हम जो है बाय अलजेब्रा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन से ना लेके बाय अलजेब्रा इसको देखते हैं। तो बताइए इसको अगर हमको MR प्लस NR लिखना हो तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट MR का स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का स्क्वायर, बिल्कुल ही लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का सूत्र हमारे पास है A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2AB, यानी अंडर रूट MR डॉट NR। अब जरा इस चीज को देखें, MR प्लस NR जो है हमारा इतने के बराबर हो गया, अंडर रूट NR होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है हमारा अंडर रूट MR प्लस NR, ये कोई भी वास्तविक संख्या होगी उसका स्क्वायर एक धनात्मक संख्या ही आएगा, और इस मान को देखें ये भी रूट में मान है तो ये मान भी धनात्मक ही होगा। लेकिन इस मान को न्यूनतम किया जा सकता है, इस मान को न्यूनतम नहीं किया जा सकता है। तो इसके न्यूनतम मान के लिए इतना का न्यूनतम होना जरूरी है, और इसका न्यूनतम मान एक धनात्मक संख्या ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक केस में ये 0 आ सकता है जब ये और ये बराबर हो, यानी इसके न्यूनतम मान के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अंडर रूट MR माइनस NR का होल स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। तो MR अंडर रूट जो है वो हमारा अंडर रूट NR आ जाएगा, यानी कि MR बराबर आ जाएगा NR, यानी कि R बराबर आ जाएगा N इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय M। तो
तो इस प्रतिरोध को देखते हैं, ये हमारा कुल बाह्य प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध को देखते हैं NR/M, ये पूरी मिश्रित समूहन का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध जब आंतरिक प्रतिरोध के कुल बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा तो I हमारा क्या हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा, यानी I का मान अधिकतम हो जाएगा। जब बाह्य प्रतिरोध परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा। इस केस को हम देखते हैं थोड़ा सा इस समूहन से। जब I बराबर I मैक्स हो तो ध्यान दीजिए यहाँ पर MR बराबर NR है, तो इसमें से हम MR बराबर NR करते हैं तो ये समीकरण हमारा MnE डिवाइड बाय 2mR आ जाता है। यहाँ पर अगर M और M कटेगा तो ये हो जाएगा NE डिवाइड बाय 2 इंटू R आ जाएगा। वहीं पर अगर हम MR की जगह पर NR मान रखते हैं तो NR हमारा 2nR हो जाएगा यहाँ पर, तो I मैक्स हो जाएगा MnE डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल r, तो nn कट जाएगा तो I मैक्स क्या हो जाएगा ME डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉल। तो अधिकतम धारा अगर हमको सर्किट से प्रवाहित करनी है तो उसके लिए ये जो है हमारा आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त है, तो आवश्यक शर्त हमारा क्या है कि कुल बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में जो I मैक्स होगा वो हो जाएगा NE डिवाइड बाय 2R, या फिर यही हो जाएगा ME डिवाइड बाय 2R। चलिए अब हम यहाँ महत्तम शक्ति प्रमेय मैक्सिमम पावर थ्योरम को हम देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि अधिकतम धारा तभी प्रवाहित होती है जब उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध वो कुल बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हम एक सेल का वर्णन कर रहे हैं जिसका EMF E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा यह बाह्य परिपथ में किसी बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रवाहित धारा अगर हमारा I है तो I बराबर हम जानते हैं कि कुल EMF E डिवाइड बाय कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, तो P बराबर हमारा होता है I स्क्वायर इंटू R। तो हमारा अगर I का मान हम यहाँ से रखते हैं तो ये मान हो जाएगा E स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। तो शक्ति P बराबर ये है, और P का अगर मैक्सिमम मान निकालना है, P का अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो dP बाई dy हमको क्या करना पड़ेगा, P का अधिकतम मान के लिए, P के अधिकतम मान को हम लोग P मैक्स से सूचित कर रहे हैं, और P मैक्स के लिए dP बाय जो आवश्यक शर्त होगा dP बाई dr क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो d बाई डी आर यहाँ हम P का मान रखते हैं तो P का मान हमको आ गया E स्क्वायर R डिवाइड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर, इसका मान क्या आना चाहिए 0। तो E स्क्वायर यहाँ सेल का EMF कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो d बाई डी आर ये हो जाएगा R प्लस R का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ऊपर अगर हम R देते हैं तो ये कितने के बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो d बाई डी आर u बाई v के फॉर्म में है ये, तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ पर E स्क्वायर जो है इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो ये होता है v du v इंटू du प्लस माइनस u इंटू डी। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिए क्या होगा 2 इंटू आर प्लस आर डिवाइड बाय वी स्क्वायर होता है, तो आर प्लस आर का घात 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर पहले से ही है तो ये हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो ये मान हमारा 0 हो जाएगा। तो इस मान में हम देखते हैं, तो इस प्रकार हम देखेंगे, एक बार फिर से देखते हैं ये डिफरेंशिएशन d बाई डी आर
u बाय वी के फॉर्म में है, तो ये v इंटू डी यू और r का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1 हो जाएगा, माइनस u इंटू डी वी और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो 2 इंटू आर प्लस आर हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या था वी स्क्वायर, तो इतने के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो 0, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर जो है उन्हें एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उधर जाएगा तो 2 इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, तो ये टर्म्स एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो r प्लस आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा। इस r को अगर उधर करते हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है हमारा वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध यदि बाह्य प्रतिरोध के बराबर है तो यही हमारा क्या है अधिकतम पावर के लिए आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त क्या हो गया हमारा अधिकतम पावर के लिए कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो यही हमने केस देखा था आई मैक्स में भी। अब अगर हमको पी मैक्स निकालना है तो पी मैक्स में जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध जो P बराबर ई स्क्वायर बाय आर, आर प्लस आर है, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर की जगह फिर हम क्या रख देते हैं कैपिटल आर रख देते हैं, तो 2r का होल स्क्वायर ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए हमारा अधिकतम पावर जो है इस केस में कितना आ जाएगा ई स्क्वायर और 4r स्क्वायर में एक आर कट जाएगा तो डिवाइड बाय 4r, यही हमारा कहलाता है अधिकतम शक्ति प्रमेय। और अधिकतम शक्ति प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि किसी परिपथ में यदि सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध R हो और उसका बाह्य प्रतिरोध R लगा हुआ हो, तो किसी सेल में आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है, तभी उस सेल की जो शक्ति होती है वो अधिकतम शक्ति होती है और इसी को हम लोग महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चाणक्य फिजिक्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जितना अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही मुझे वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती रहेगी और नए नए वीडियो नए उत्साह के साथ मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।